सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे ना। और जैसे कि आप सबको पता है कि सीटेट के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और अब तक आपने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया होगा ना। खैर आप सबके बहुत सारे डाउट्स भी हैं सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर के ना, तो उन डाउट्स पे भी आज ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आई होप कि आज मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है। और बात रही क्लास की, तो सीटेट का पीवाईक्यू प्रैक्टिस जैसे कि हम कर ही रहे हैं। ठीक है। और अभी कंटेंट की क्लास भी आज जैसे कि संडे है तो आज मैं आपको क्लास जो है कंटेंट वाली थोड़ा सा लेट आएगी, बट आज भी अपलोड होगी। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ही था कि मैं डेली आपको कंटेंट की क्लास देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही महीने हैं। सिर्फ 2 मंथ में अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो ईजिली आप 15 डेज अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से फिर मैं आपको कंटेंट की जो क्लासेज हैं अभी डेली प्रोवाइड करूंगी। और ये चीज़ हो गया। एग्ज़ाम आपको पता ही है कि 1 दिसंबर पहले शेड्यूल था, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम 1 को ना होकर के 15 दिसंबर को होगा। ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये अच्छी बात है भाई ना। सो अभी हम लोग अपना सीडीपी का पीवाईक्यू शुरू कर सकते हैं ना क्लास में। ठीक है। मूव करते हैं। खैर पीडीएफ्स के बारे में तो आपको पता ही है, आपको टेलीग्राम से सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, है ना, और जो भी फ्यूचर में होने वाली है उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से ही मिलने वाली है। इतने पुराने क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, अभी हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है क्लास को। जो भी फर्स्ट टाइम है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। और शेयर भी कर देंगे तो और अच्छी बात है भाई। शेयर करने से क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और बेहतर से बेहतर आपके लिए करने की कोशिश करूंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि समावेशी शिक्षा जो है ना किस पर बल देती है, किस चीज़ पे फोकस्ड है ना। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो भाई समावेशी शिक्षा क्या होती है। देखिए, एक क्लासरूम, एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे हर तरह का बच्चा आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। फिर वो चाहे हैंडीकैप्ड हो यानी कि फिजिकली डिसेबल हो, ठीक है, या फिर मेंटली थोड़ा बहुत, अगर हम उसे एक क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ रह के पढ़ा सकते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ाई कर सकता है। ठीक है। तो उसी क्लासरूम को हम समावेशी क्लासरूम कह सकते हैं। ठीक है। तो एक समावेशी शिक्षा जो होती है ना, वो किस चीज़ पे बल देती है? प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर बिल्कुल देती है भाई। ठीक है। सीखने में कमियों के रूप में देखने पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम समावेशी शिक्षा में हम बच्चों की कमियों पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कोई मानना नहीं है यहाँ पे। ठीक है। शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन के लिए बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ मोटिव नहीं होता है। ठीक है। प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। देखिए, चारों ऑप्शन मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको अभी देखिए हमें क्या करना है। अभी हम 15 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि एक डिटेल डिस्कशन हो सके और आप समझ पाए कि 4 में से फर्स्ट ऑप्शन है तो क्यों है। ठीक है। ये समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। प्रत्येक छात्र की क्षमता को हम बढ़ाना चाहते हैं भाई। क्लासरूम में एक बच्चा जो कि बहुत इंटेलिजेंट है तो हम चाहते हैं कि भाई वो बच्चा भी कुछ ना कुछ उसको स्पेशल मिले और वो और आगे बढ़े। एक ऐसा बच्चा जो एवरेज है, ठीक है, जो एवरेज है तो उसको उसके लेवल से हम उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। ठीक है। तो हर स्थिति में हर बच्चे को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि किसी की क्षमता कम है तो हम चाहते हैं कि वो कम ही रह जाए, ऐसा कोई यहाँ पे मोटिव नहीं होता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये कि हर बच्चा समान बच्चों के साथ भी बैठेगा और उस तरीके से भी उसे हम फैसिलिटेट कर पाए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा रीजन असर्शन से हो जाएगा। कथन है कि जब शिक्षक मानते हैं कि वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। भाई अगर एक क्लासरूम है और अगर वहाँ पे 35 बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि वंचित पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, ठीक है, तो अगर उन्हें भी आप ये फील कराएं कि भाई आप इस क्लास का हिस्सा है, डजेंट मैटर कि आप स्कूल के बाहर से कहाँ से आ रहे हैं ना, तो अगर उन्हें अपनेपन का एहसास होता है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी मेंटल कंडीशन ना हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, और अगर आप गलत बिहेव करेंगे, ऐसा होता भी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है बच्चा स्कूल ही ना जाना चाहे। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बच्चे के साथ उन्हें अपनापन का एहसास दिलाते हैं तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है।
और तर्क क्या दिया जा रहा है कि बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप एज अ टीचर हर एक बच्चे की क्षमताओं को समझते हैं ना, कि हर बच्चा किस लेवल का है, किस हिसाब से उसको हम सिखा सकते हैं, सॉरी, ठीक है, किस हिसाब से उसे हम समझा सकते हैं चीज़ों को, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे आपसे कनेक्ट भी कर पाएंगे जब आप बच्चों के अकॉर्डिंग क्लास में चीज़ें पढ़ा रहे होंगे ना। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से बढ़िया लगे पढ़े जिसमें आप कंफर्ट है, तो फिर बच्चे आपको इतना कैच नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन यहाँ पे हम फर्स्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि डैश से सामग्री की प्रस्तुति डैश को सुगम बनाती है ना। भाई आप किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करें बच्चों को कि उनका जो एजुकेशन है, लर्निंग है, उसे आप फैसिलिटेट कर पाए ना। तो जब भी कोई कंटेंट आप बच्चों के सामने कई तरीके से प्रस्तुत करें या एक समान से, तो क्या ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो भाई इन्हें तो आप कट कर दीजिए, दो ऑप्शन आपके डिलीटेड ना। एक समान रूप से आप देंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, ठीक है, छोटे बच्चे हैं। अगर आप कई तरीके से ना चीज़ें बच्चों के सामने ला करके रखते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा। सभी बच्चों के अधिगम को ऑब्वियस सी बात है सुगम बनाएगा, फैसिलिटेट करेगा। केवल विशेष, तो ये तो गलत हो गया, केवल आ गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ हम जा सकते हैं। भाई ऐसे तरीके अपनाइए जहाँ से हर बच्चा फैसिलिटेट हो सके। ऐसा तो नहीं है कि कुछ हमारे मनपसंद बच्चे हैं उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं ना। खैर ऐसा हुआ करता था, बट ऐसा अभी होना नहीं चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है ना। वही बेहतर भी है अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो, बिकॉज बीइंग अ टीचर आपके लिए हर बच्चा बराबर होना चाहिए क्लासरूम में। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। भाई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्या है, सीखने में लर्निंग डिसेबल है ना। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन सी होती हैं आपको पता है कि जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है जो कि आप प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की क्षमता वाले जो छात्र हैं उनके लिए आप कौन सा उचित नहीं रहेगा ना। नहीं पे ध्यान देंगे। नहीं वाले क्वेश्चन आपको बस कहते हैं ना कि आपका किनारा लगा देते हैं, तो इस पे ध्यान देंगे। निगेटिव आंसर यहाँ पे ढूंढना है। तो कह रहे हैं कि कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय देना, ठीक है। लेट्स सी, परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार करना, यानी कि जितना भी टाइम पीरियड दिया गया है, अगर उस क्लासरूम में लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं तो आप उनको समय थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उनके लिए। या फिर न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना, यानी कि जिस स्थान पे आप उन्हें पेपर दे रहे हैं या फिर जो भी आप लाइक सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस को कम करें आप। या फिर मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण करें, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन करना है तो चीज़ें स्टैंडर्डाइज कर दीजिए ना, कि भाई यहाँ लर्निंग डिसेबल बच्चे बैठे हों, एवरेज हो या नॉर्मल हो। भाई कह दिया कि 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में होना चाहिए ना, तो ये तो गलत हो गया। भाई आपको पता है कि इस क्लासरूम में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि लर्निंग डिसेबल्ड हैं और उनके लिए थोड़ा सा फ्लैक्सिबल होना बनता है ना। और हमारी एनईपी भी ये कहती है, ठीक है, एनईपी हमारी ये कहती है कि अगर बच्चों के लिए आपको फ्लैक्सिबल होने की ज़रूरत है, ना कि रिजिड होकर के आप पढ़ाएंगे, ठीक है। एक ही डंडे से सबको नहीं हाँकना है। हर एक बच्चे की एबिलिटी डिसेबिलिटी को देखते हुए ही आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। तो ये सारे पॉजिटिव प्लस पॉइंट थे, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये पॉइंट्स मिले कि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए आप कर क्या सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए ना। तो इस एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे चीज़ें क्लियर हो रही है, पॉइंट्स। तो इस तरीके से यहाँ से एक आइडिया आपको ये भी मिल रहा है ना कि किस तरीके से PYQs आपको अटेंड करने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है और यही सही हो जाएगा क्योंकि इसने पूछा था कौन सा नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता, ठीक है। अगर हम चीज़ों को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभियोग विशेषताएं हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी हो ना, फ्लुएंसी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी हो, तो ये कौन से बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है ना। किस तरह के बच्चे में इस तरीके की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। क्या वो क्रिएटिव लर्नर्स हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। कन्वर्जेंट थिंकर्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं ऐसा ना। रिजिडिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारों में अनम्यता जो लेकर के चल रहा है ना, जिनके विचार इधर से उधर नहीं हो सकते, एक चीज़ उनके दिमाग में चली गई तो फिर वो चीज़ स्थिर हो जाती है, तो ये भी गलत है। और ऑटिज्म तो भाई एक विकार है,
तो ये कैसे हो सकते हैं ना, इनमें लचीलापन, धाराप्रवाहिता, मौलिकता होने की कोई संभावना बनती ही नहीं। ऑप्शन फर्स्ट है रचनात्मक शिक्षार्थी यानी कि क्रिएटिव लर्नर्स। ठीक है, अब क्रिएटिव कह लीजिए या फिर इन्हीं को हम डाइवर्जेंट थिंकर भी कह देते हैं, तो यही दोनों बच्चे होंगे जिनमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। और कन्वर्जेंट तो मतलब इन्हें एक रास्ता आपने दिखा दिया है तो ये उसी रूट पे चलेंगे। ठीक है, उनका दिमाग फिर इधर उधर नहीं जाने वाला है। और ऑटिज्म जो है ना, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो सामाजिक नहीं होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपने देखा होगा कि घर में अगर रिलेटिव आ गए तो क्या होता है कि वो जाके चुपचाप एक रूम में जाके बैठ जाते हैं ना, किसी से ज़्यादा बातचीत करना, घुलना मिलना वो पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से खुद में लीन होता है ना, स्वालीन, जैसे कि नाम से क्लियर है। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। शिक्षकों, ठीक है, शिक्षकों को डैश पाठ्यचर्या, करिकुलम और डैश मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। किस तरीके की पाठ्यचर्या का उपयोग कर सकते हैं? खंडित यानी कि आधा आधा तोड़ तोड़ करके आप बच्चों के सामने रखिए। गैर संदर्भित यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट में ना हो आप वही बच्चों के सामने ला करके रख दीजिए। ऐसा है क्या सही? बिल्कुल नहीं, तो गलत कर देंगे आप। जो लचीला हो, फ्लैक्सिबल हो थोड़ा सा, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग, अगर हमें कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि भाई बच्चे को अभी ये समझ नहीं आएगा ना, हम इसको बाद में पढ़ा सकते हैं या फिर इसको हटा सकते हैं। ये अब ऐसा हो गया कि मतलब नेक्स्ट क्लास में बच्चे को सीखना चाहिए, अभी इस क्लास में कहाँ से आ गया ना, तो एज अ टीचर क्या आप ये कर सकते हैं कि उसको हटा सके, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग आप फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं ना। और हमारी एनईपी क्या कहती है भाई? यही कहती है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, रिजिड नहीं ना कि भाई आ गया है 10th का टॉपिक 9th में तो हम पढ़ा के ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, फ्लैक्सिबल होंगे आप। ठीक है, और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? रचनात्मक। देखिए, जब भी आप रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं मतलब आप बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। ठीक है, क्या देखना चाहते हैं आप? बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, सुधार देखना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है जब भी आप बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। अब समेटिव असेसमेंट क्या होता है आप सभी कमेंट में बताइए। ठीक है, समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन जिसे कहते हैं, ये क्या होता है आप सभी कमेंट में बताएंगे। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम किस प्रकार से बनाया जा सकता है। यानी कि एक टीचर को, अगर आप टीचर जो है छात्रों को क्या बनाना चाहता है भाई? प्रॉब्लम सॉल्वर, एक बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहता है। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? बिल्कुल डंडा वंडा ला करके बच्चों में डर का माहौल बना देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तनाव या एकदम तनाव दे देंगे ना भाई कि नहीं आप कर पाए तो फिर तो वही हो गया ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है? निष्क्रिय संस्मरण रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। भाई निष्क्रिय जहाँ पे चीज़ें हैं तो फिर वहाँ पे आप बच्चों को अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना सकते हैं? वहाँ तो वो डर के मारे फिर कुछ भी करेंगे। ठीक है, समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके, यानी कि इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजिकल थिंकिंग कह सकते हैं भाई कि बच्चों को आप ऐसा कर सकते हैं ना कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, बताया, फिर आपने कुछ वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन दिया, फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने ना। अब बच्चा वहाँ पे अपना दिमाग भी लगाएगा ना, यूज करेगा कि अभी तो हमारे टीचर ने ऐसा बताया था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से वो यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की धीरे धीरे कोशिश करेगा। और वो ऑब्वियस सी बात है, अगर खुद का दिमाग लगाना चाहता है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है चीज़ों को करने में, तो वो फिर कर पाएगा। ठीक है, अगर जबरदस्ती वाला सीन है तो फिर ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। ठीक है, मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए ना? क्या सक्रिय अन्वेषण का? बिल्कुल सही है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन अच्छी बात होती है। सामाजिक संपर्क बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है हमारा। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके जहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं वो तो हमेशा ही बेहतर है ना। और नेक्स्ट है व्यवहार का अनुबंधन, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं भाई, उनका भी वो लर्निंग ही तो करा रहे होते हैं ना। आप हैबिट बच्चे में लाना चाहते हो, चीज़ें सिखाना चाहते हो, तो उसके लिए ये भी बेहतर होता है ना, अनुबंधन बनाना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। तो ऑप्शन तो मुझे ओवरऑल चारों ही बेहतर लग रहे हैं, तो हम ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देती है ना। अगेन नहीं वाला क्वेश्चन आ गया।
नहीं पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। मतलब कौन सी यहाँ पे स्ट्रेटेजी होगी ना जो बच्चों में कॉन्सेप्चुअल समझ या अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ावा नहीं दे रही है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, छात्रों को ब्लैक बोर्ड से, ठीक है, क्या करेंगे, ज्यो का त्यों कॉपी करने के लिए बोल दीजिए। तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या भाई, बच्चे दिमाग बंद रखेंगे और टीपने पे काम करेंगे, ठीक है, विच इज नॉट गुड। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। विद्यार्थियों से किसी सहकर्मी को अवधारणाएं समझाने के लिए कहना। तो एक बारी खैर क्वेश्चन तो हमसे नई वाला ही पूछा गया था ना कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देती है। तो भाई ये तो गलत हमें पहले ही मिल गया ना, तो पहले ही सही हो गया। आगे पॉजिटिव आंसर्स हैं बिल्कुल। अगर आप बच्चे से क्या कहते हैं कि आपको समझ में आ गया, चलिए अपने पड़ोसी को भी समझाइए ना जिन्हें समझ में नहीं आया है। तो बच्चा वहां पे सोचेगा कि मैं इसको कैसे समझाऊं ना, वो अपना दिमाग चलाएगा और सामने वाले को समझाने की कोशिश करेगा, विच इज अ गुड मेथड, ठीक है। वहां पे बच्चा सीखने वाली भी सीख रहा है और सिखाने वाला भी सीख रहा है। उदाहरण और गैर उदाहरण देना, ये भी अच्छा प्लस पॉइंट है ना। छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना। तो ये सारे पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स हैं। जो नहीं था, निगेटिव था, वही हमसे पूछा गया था ना, और ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए। अब भाई ऐसा क्या होता है ना कि जब टीचर कुछ सिखा रहा होता है तो बच्चे पहले से कुछ सीख के आए हुए होते हैं और फिर वो वहां पे कहते हैं अरे सर हमने तो ऐसे सीखा था, मैम हमने तो ऐसे पढ़ा था, है ना। तो उन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए। अब बच्चे ने अगर कह दिया कि अरे मैम हमने तो ऐसे पढ़ा था, तो फिर मैम क्या करेंगी, अनदेखा कर देंगे बच्चे को कि चिल्लाने दो ना। ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, इग्नोर नहीं करना है भाई। अब बच्चा है, बच्चे ने कुछ चीज़ें सीखी हैं, अब उसके दिमाग में डाउट आएगा कि वो सही है या फिर हमारी टीचर जो अभी पढ़ा रही है वो सही है। तो आप अनदेखा तो नहीं करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि पनिशमेंट देने लग जाएंगी तुरंत ना, आप उन्हें इनाम भी नहीं करे, भाई बहुत सही पूछा है, ये लो इनाम ले लो ना। तो ऐसा भी नहीं करना है। लास्ट ऑप्शन क्या है कि उन्हें संबोधित करेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, जो उन्होंने पिछला कुछ पढ़ा होगा किसी अदर टीचर से और आपसे पढ़ रहे हैं, तो कुछ दिमाग में डाउट्स आएंगे, तो भाई आप उनको एड्रेस करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई क्या चीज़ें हैं और किस तरह से, ठीक है, क्लियर करेंगे। ना ही आपको गुस्सा करना है और ना ही इग्नोर करना है। संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को आप क्या करेंगे। बच्चे कभी कभी अनुमान भी लगाते हैं, गेसेस जो करते हैं बच्चे, उन्हें आप हतोत्साहित करेंगे, बिल्कुल नहीं। अवहेलना, इग्नोर नहीं करना है, दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप फैसिलिटेट करेंगे बच्चे को, ठीक है, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं गेस करने के लिए, और वो अच्छी चीज़ है, दिमाग लगा रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या है हमारा कि समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरीके से आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो प्रतिक्रियात्मक स्थिरता को बढ़ावा देना, यानी कि जो बहुत सारे रिस्पॉन्स सेट है उसी में से एक ऑप्शन आपने एक आंसर निकाल के दे दिया, क्या इसको बढ़ावा देंगे। अभिसरण या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देंगे, या फंक्शनल फिजिक्स को, या फिर मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस, यानी कि सहज अनुमान को बढ़ावा देंगे ना। तो यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन जो है हमारा फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर 4 की तरफ हम चल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बेहतर होगा। नेक्स्ट है कि मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विजेता और हार, जो बच्चे हार रहे हैं जीत रहे हैं, उनको हम नामीकरण कर सके ना कि ये फेलियर्स हैं और ये विनर्स हैं। ये करना गलत है भाई, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नजरअंदाज, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चे में जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन को एक तरीके से आप इनकरेज कर सके, या फिर लास्ट करें कि हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि छात्रों में तनाव और चिंता बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही बात है ना। देखिए जब भी कंपटीशन की बात आती है ना, बच्चे का दिमाग स्ट्रेस में होता है। कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही मान सकते हैं आप, लेकिन वो बच्चों को डिस्टर्ब भी करता है ना। अगर बच्चा खुद को बेहतर बनाने में काम करेगा तो भाई वो कंपटीशन तो ऑटोमेटिक हो ही रहा होता है क्लास में, लेकिन आप इसके लिए बच्चों को इतना वो नहीं करेंगे ना कि भाई देखते हैं कौन क्या कर पाएगा। इस तरीके से उनको थोड़ा सा चिंता और तनाव जैसी चीज़ें भी महसूस होती हैं, जिससे उनका कॉग्निटिव जो विकास है ना, डेवलपमेंट है, उसमें भी बाधा पड़ती है ना, थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होगा। तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, विच इज़ परफेक्ट। जब बच्चे, भाई ये तो कोई भी आंसर कर सकता है ना, इसका आंसर आप लोग ही कमेंट में बताइए, ये तो मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है, 30 क्वेश्चन में आपको सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं दे दिए जाते हैं ना।
लगभग यहाँ पे आपको अगर देखा जाए ना तो 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आराम से हर कोई कर सकता है, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना। और 15 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, 15 या फिर 10 मान के चलिए, जहाँ पे थोड़ा जिसने प्रॉपर पढ़ाई करी होगी ना सीडीपी में, वो आराम से वो भी कर पाएगा उसको ना। तो इस चीज़ को समझ के चलेंगे, आराम से इसका आंसर आप लोग करिएगा कमेंट सेक्शन में। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। कथन है कि छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जो भी सफलता है विफलता है, बिल्कुल कह सकते हैं ना कि भाई आप सफल हैं तो क्यों हैं। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड होते तो शायद आप बेहतर कर सकते थे ना। अगर आप फेल हुए तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चे का इंटरनली ही चीज़ें हो रही होती हैं, तभी ये सब चीज़ें होता है। तो ये ठीक है, एक तरीके से ऑप्शन हमारा फोर, यानी कि कथन सही है और शोषण सही है। तर्क क्या दे रहे हैं कि सफलता असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। बिल्कुल भाई, जब भी आप सफल या असफल होते हैं तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आ जाती हैं ना, कि आपको पता होता है कि हमने कहीं ना कहीं कमी कर दी है, या फिर कहीं ना कहीं हम रह गए हैं कुछ ना कुछ चीज़ें प्रॉपर तरीके से करने में। और फिर आप जब आंतरिक यानी कि इंटरनली आप मोटिवेटेड होते हैं ना, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके दोनों ही बेहतर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। सो आज हमारा ये सेशन यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा आप सभी से। ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं, आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से सारी पीडीएफ्स आपको अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी भी, कंटेंट की क्लासेस भी हो रही हैं, आपको पता ही होगा, है ना। फर्स्ट टाइम है तो मैं बता रही हूँ आपको। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।